हाँ तो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्रेविटी फिजिक्स क्लासेस पर सबका स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी हम कह दें कि 12th का हमारा पोर्शन स्टार्ट करते हैं। किसका बेटा? 12th का। अब सोच, 11th आपने इतने दिन पढ़ा, 11th आप काफ़ी पढ़ते रहते हो, 11th पढ़ा आपने। 11th में और 12th में क्या फ़र्क होता है बेसिक चीज़ का? आपने 11th का जो चैप्टर्स पढ़े होंगे, जो 11th के आपने जितने भी चैप्टर पढ़े, उन सभी चैप्टर में आपने एक खासियत देखी होगी बेटा। क्या? कि सब आपने 11th में वो चीज़ें पढ़ी जिनको आपने रियल लाइफ में देखा है। जैसे आपने पत्थर फेंका, बिल्कुल फेंका। आपने पहिया देखा, आपने पहिया देखा। आपने स्प्रिंग देखा, आपने पानी देखा। तो ये सारी चीज़ें आपने अपनी आँखों से देखा, आपने अपनी आंखों से देखा, या जो जिसको डायरेक्ट आप फील कर सकते हो। 11th वो सब्जेक्ट होता है जिसको आपने पहले बहुत अच्छे से देखा है, फिजिकली प्रेजेंट है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 12th का वो पोर्शन, 12th पार्ट जो है हमारा, थोड़ा सा इसलिए डिफ़िकल्ट सा लगता है बच्चों को, क्योंकि इसमें आपको उस बारे में स्टडी करना है जिसको देखा नहीं है, देखा नहीं है। तो बेटा उसकी स्टडी करते हैं जिनको देखा नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन, किसी ने देखा? मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है, दे दे, आधे किलो ले ले, आज नहीं लाया मैं, ऐसा तो नहीं होता होगा ना। तो हमारे पास हम कहें कि चार्जेस जो है हमारे, या कह दे इलेक्ट्रॉन वगैरह जो है, एक्सरे, गामा रे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, करंट, ये क्या सभी ने देखी? किसी ने नहीं देखा। तो ये सारी चीज़ें किस में स्टडी करेंगे अपन? 12th में। अब 12th का जो पार्ट है हमारा वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या कहलाता है बेटा जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके 3 भाग है। मैं थोड़ा स्टार्टिंग थोड़ा आहिस्ते करता हूँ बेटा। मैंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 3 भाग होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा होता है मैग्नेटिज्म, और तीसरा होता है EMW। इन सभी के पीछे किसका हाथ होता है रे? चार्ज का। अरे किसका हाथ होता है? चार्ज का। आगे बात करेंगे कि चार्ज क्या होता है, कि साहब सबका जिम्मेदार कौन है? हमारा चार्ज है। इन सब के लिए जो जिम्मेदार क्वांटिटी है, जिम्मेदार जो चीज है, वो कौन है यार? क्या हमारे पास हम कहें कि साहब यहाँ पर जो जिम्मेदार है वो कौन है? चार्ज। अरे चार्ज है। अब चार्ज में भी कौन होता है यार हमारा? हम तो कहे कि सब चार्ज के अंदर जो होता है वो बेसिकली तो इलेक्ट्रॉन होता है। अरे कौन होता है? बेसिकली तो इलेक्ट्रॉन होता है, पर जिम्मेदारी किसको मिलती है यार? अरे प्रोटॉन को मिलती है। अब हमने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, नाम से ही पता चल रहा है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, यानी जो चार्ज होता है इज एट रेस्ट होता है। चार्ज का वेलोसिटी या स्पीड जो है वो कितना होता है? 0 होता है। चार्ज का कोई वेलोसिटी नहीं होता है। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की कहानी में पढ़ा। मैग्नेटिज्म के अंदर चार्ज जो होता है वो कांस्टेंट से दौड़ता है, कांस्टेंट स्पीड से, वेलोसिटी से नहीं, कांस्टेंट स्पीड से दौड़ता है। मैग्नेटिज्म के अंदर चार्ज हमेशा कांस्टेंट स्पीड से दौड़ेगा। इसके अंदर बात करें कि जो चार्ज होता है वो एक्सेलरेट होता है। अरे क्या होता है? एक्सेलरेट होता है। उसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन होता है। यहाँ जो फैक्टर पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पढ़ेंगे बेटा हम लोग क्या? मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से एक नया चीज बन जाएगा हमारा EMW। अरे क्या बन जाएगा? EMW बन जाएगा। खास तौर से ये होता है कि मान लो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड, तो वेव किधर होगा? इधर की तरफ, जिधर मैं जा रहा हूं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेव होता है। वो चीज़ें अपन तब पढ़ेंगे जब इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिलहाल हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज कैसे होता है? रेस्ट में, जिसमें किसकी चर्चाएं बेसिक हम करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैग्नेटिज्म में चार्ज कैसा होता है?
हमारा चार्ज कांस्टेंट से दौड़ रहा होता है। हम बात कहें कि इसके अंदर हमारे पास एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। अब इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे बेटा जी। कंप्लीट सबसे पहले अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। अरे किसके बारे में करेंगे? पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो देख, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या कहानी होती है उसके बारे में बात करें। अरे स्टैटिक का जो नाम है, क्या आपको वह नाम ही ये बता देता है कि क्या है चैप्टर में? बता देता होगा ना। तो यार सोच के देख, मैं कह दूं कि सब इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है कि चार्ज जो है उनके बारे में स्टडी करनी है, चार्ज के उस इफेक्ट के बारे में स्टडी करनी है जहां पर चार्ज कैसे है हमारा, चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज इज एट रेस्ट पे है। तो उसकी स्टडी अपन यहां करेंगे। किसके अंदर करेंगे रे? इस वाले पोर्शन के अंदर अपन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। अब बेटा बात ये आई इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, सबसे पहले कहानी तो हमारी किसकी हुई? चार्ज की। अरे किसकी कहानी पढ़नी है अपन को? चार्ज के बारे में, क्योंकि ये सारा किया कराया तो चार्ज का ही है। अरे किसका है? चार्ज का है। और चार्ज में भी कौन होगा रे हमारा? मैं फिर बोल देता हूं बेटा, चार्ज के अंदर जो काम की बात होगी हमारी, वो होता है खास तौर से इलेक्ट्रॉन। अरे क्या होता है? हालांकि दोनों होते हैं, बट हम इसके बारे में मेन किया कराया इसका होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले बात कहूं तो सब यूनिट जो होती है चार्ज की, वो क्या होती है? कूलाम्ब होती है। अरे क्या होती है? कूलाम्ब होती है। क्या ये सबको पता है कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलाम्ब। छोटी यूनिट के लिए हम माइक्रो कूलाम्ब, नैनो कूलाम्ब ऐसे भी लगा सकते हैं। और सोच, इसकी ये जो होता है, ये किसी भी सब्सटेंस का एक प्रॉपर्टी होता है। इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, जो कितने टाइप का होता है बेटा? दो टाइप का, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। एक पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तीसरी प्रॉपर्टी अगर मैं लिखना चाहूं तो ये कहा जाता है कि स्मॉलेस्ट चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज का जो वैल्यू होता है वो प्लस माइनस ई के बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। कम से कम जो चार्ज होता है वो ये वाला वैल्यू होता है। हालांकि ये बात अभी प्रूव हो चुकी है कि क्वार्क्स भी एक यूनिट आ गया है। क्वार्क्स भी एक यूनिट आ गया है, प्लस माइनस e/3, प्लस माइनस 2e/3 एंड सो ऑन। यानी ये हमारा नया यूनिट आया, अभी हमारी स्टडी में ये नहीं जोड़ा गया है। फिलहाल हम बात करेंगे, यही हमारा स्मॉलेस्ट मिनिमम चार्ज होता है जो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। जो किस पे होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। ये कहानी आ गई। यहाँ से मैं बेसिक सी बात और बताऊं अगर प्रॉपर्टी में, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि बेटा जो चार्ज होते हैं, अगर हमने कहा कि सब सेम चार्ज है, अरे कैसे चार्ज है? सेम चार्ज है, तो उनमें क्या होती है? दुश्मनी होती है। क्या होती है? और ऑपोजिट चार्ज है तो ऑपोजिट चार्ज है, उनमें प्यार होता है, अट्रैक्शन होता है। तो सब हमने ये बात भी पढ़ ली है प्रॉपर्टी कि सब चार्जेस के बीच में अपोजिट होगा तो प्यार होगा और सेम चार्ज होगा तो दुश्मनी होगी। और प्रॉपर्टी पढ़े तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ा बेटा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की अपन ने बातें कही। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में अगर अपन बात कहें तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है एक छोटा सा टुकड़ा, कि सब चार्ज को अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, अगर चार्ज को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप उसको एक मिनिमम वैल्यू की फॉर्म में कर सकते हो। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास एक ईंट है, एक ईंट है, आप कभी भी ईंट को तोड़ नहीं सकते, आधा नहीं दे सकते। आप लगाओगे तो
एक ईंट, एक ही, या मैं कह दूं 1 रुपया से छोटा रुपया नहीं है, तो आप किसी को रुपए दोगे 10 देना, तो 1 2 3, एक को तोड़ के नहीं दे सकते, तो 1 रुपया इज द क्वांटा। तो मिनिमम वैल्यू जो होती है, जो बंडल होता है, अपने एनर्जी का भी तो होता है ना, अपन बात करते हैं एनर्जी बंडल के रूप में, ऐसा बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करें कि साहब हमने कह दिया हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ए, ये ए ऑब्जेक्ट है। दूसरा हमने कह दिया ये हमारे पास है बी ऑब्जेक्ट, ये कैसा है, इनिशियली में ये न्यूट्रल है। इनिशियली में कैसा है यार, न्यूट्रल। ओ हो कि साहब इनिशियली अगर ये न्यूट्रल है, मैं चाहता हूं कि इसको ये चार्ज दे दे। सपोज कर मैंने कहा इसने चार्ज दिया 100 इलेक्ट्रॉन, सपोज कर इसने चार्ज दिया 2 इलेक्ट्रॉन, सपोज कर इसने चार्ज दिया 5.6 इलेक्ट्रॉन, सपोज कर इसने चार्ज दिया 1.7/3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे दे दिया। तो बेटा मैं ये कह सकता हूं कि ए से बी पे जो आपने 100 इलेक्ट्रॉन चार्ज दिया पॉसिबल है, 2 इलेक्ट्रॉन भी पॉसिबल है, लेकिन ये वाले पॉसिबल नहीं है। यही कहानी यहाँ कही गई कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर, चार्ज जो है ओनली ट्रांसफर्ड इन द इंटीजर मल्टीप्लीकेशन ऑफ लिस्ट चार्ज। जो कम से कम चार्ज है उसके n इंटीजर के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में ही हमारा क्या हो सकता है, चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है। उससे कम कभी भी चार्ज को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। बोल क्लियर हो गई ये कहानी मेरी कि बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। बिल्कुल कोई दिक्कत है इसमें। क्वांटाइजेशन से कई बार बेसिक से सवाल आ गए हमारे, बेसिक सवाल आते नहीं हालांकि, पर बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए बेटा। क्वांटाइजेशन से हमें बेसिक क्या मिलता है, हमको ये मिलता है, जैसे आपसे एक एग्जांपल लिख दूं मैंने कहा कि अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, उसको हमने उसमें से, जैसे ये ऑब्जेक्ट था बेटा, इनिशियली पे इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पर हमने प्लस का 5 कूलाम चार्ज ले आए। अरे कैसा ले आए हम इस पे, सबसे पहले कहानी ये बता, मैं इस पे प्लस का 5 कूलाम लाने का मतलब क्या था, क्या इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला होगा, इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट। अरे क्या किया होगा हमने, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला होगा। अब तेरे मन में एक चीज है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकला तभी तो प्लस का 5 क्यों आया। अब इलेक्ट्रॉन कितने बाहर निकाले वो आपसे पूछ लिया, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर कम्स आउट। सब कितने बाहर निकाले गए इलेक्ट्रॉन, तो यह लिख सकता हूं यार, 5 कूलाम बराबर n इंटू ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, n बराबर 5/1.6 इंटू 10 की पावर 19। ये वैल्यू हमारा किसका आ गया रे, दिस इज द नंबर ऑफ चार्ज। ये कैसा आएगा, इंटीजर आएगा। अरे कैसा आएगा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने निकाले। अब तू सोच के बता, क्या इसका मास कम हुआ होगा यार, इलेक्ट्रॉन निकाले, क्या इलेक्ट्रॉन का कोई तो मास रहा होगा। तुझे पता हो तो याद करके बता, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलो। ओहो इतना भारी, इतना भारी। और मास ऑफ प्रोटॉन बता रहे कितना होता होगा, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। कौन भारी, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भारी ना, क्योंकि 10 की पावर माइनस 31 है। हा हा, अरे राम लालो। तो देख बेटा, भारी कौन है हमारा, मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बजाय। क्या समझ में आ गई ये कहानी मेरी। तो बेटा ये क्या चीज़ बताया मैंने, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात बताई मैंने। अब मैं बात करता हूँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। अरे किसकी बात करता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देख लो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बातें भी देख लेते हैं हम लोग। हमने कहा कि सब अगली प्रॉपर्टी है बेटा, ये चार्ज के बारे में कहानी बता रहा हूँ। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज
कि सब जैसे हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है वैसे ही हमारा चार्ज भी क्या होता है, कंजर्व होता है। ना तो पैदा कर सकते हो ना ही ख़त्म कर सकते हो, लेकिन इस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह, या मैं कह दूं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो या कंबाइंड कर सकते हो। बेटा मैंने कह दिया एक आइसोलेटेड सिस्टम कह दिया, ये क्या कह दिया, आइसोलेटेड सिस्टम, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, आइसोलेटेड। इसमें 3 ऑब्जेक्ट लिए मैंने, एक ऑब्जेक्ट ये ले लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने ये ले लिया, तीसरा ऑब्जेक्ट मैंने ये ले लिया। मैं ये कह दूं कि इनिशियली में इस ए पर, बी पर, सी पर, इनिशियली में इस पे चार्ज था 2 कूलाम, इस पे था प्लस का 6 कूलाम, इस पे था माइनस का 2 कूलाम। बाद में इस पे तो आ गया x कूलाम, इस पे आ गया प्लस का 1 कूलाम, और इस पे आ गया माइनस का 6 कूलाम, सॉरी माइनस का 3 कूलाम। आपसे क्या पूछा गया कि बताओ x का वैल्यू कितना रहा, तो हम क्या कहेंगे बेटा, हमें कहेंगे कि इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। अरे इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज। देख बेटा हमने बढ़िया बढ़िया टाइम पास कर लिया यहाँ पर। इनिशियल चार्ज कितना था, +2 -2 +6, ये +6, और फाइनल चार्ज कितना है 1 + x - 3। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आया, दिस इज बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज को कभी भी आप ख़त्म नहीं कर सकते हो, आप चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगली बात सुने बेटा, अगला प्रॉपर्टी है हमारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। क्या कहता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारा, या रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होता है हमारा इलेक्ट्रॉन या चार्ज। चार्ज जो होता है बेसिकली, चार्ज इज ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का मतलब क्या हुआ रे, कि ये बहुत इतना छोटा होता है कि इसका मास डिपेंड करता है, कि मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, बट चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। कौन डिपेंड करता है, मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। ऐसा आपने देखा होगा या सुना होगा, तुम सोच के देखो, कई बार ऐसा होता है बेटा, हमारे पास जो एरोप्लेन होता है उससे एक बर्ड टकरा जाता है तो वो क्रैश हो जाता है। क्या आधा किलो का बर्ड जो हमारी इतनी भारी एरोप्लेन को कैसे क्रैश कर देता है? तो बेटा यही हमारा रीजन होता है कि वहाँ रिलेटिविटी एक छोटी, हालांकि वहाँ रिलेटिविटी में लग ही नहीं सकता, बहुत कम वेलोसिटी है, बट अपन एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करें। मान लो सपोज करो, तो हमने कहा साहब वहाँ पर ऐसा कुछ महसूस होता है हमको, है ना, तो हमने क्या कहा कि सब ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 9.1 × 10⁻³ किलो, क्या इतना ही होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? हाँ, तो एक बात सोच, अगर मैं कह दूं कि इस पर एक फोर्स लगा दिया 1 न्यूटन का, हमने साहब एक फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, किस पे लगाया, इस मास पे। सब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन पे एक थप्पड़ मारा, खुपैच 1 न्यूटन का, तो हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो एक्सेलरेशन कितना आया रे, F/m 1/9.1 × 10⁻31। सो दिस इज द रेंज ऑफ 10⁻30 मीटर/सेकंड²। क्या ये बहुत ज़्यादा कि बहुत कम? ये बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन है। क्या बहुत वेलोसिटी दे देगा? तो ऐसे पार्टिकल के लिए हमारा जो मास होता है वो डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, 1 - v/c²। एम नोड क्या होता है, रेस्ट मास। अरे एम नोड क्या है हमारा, रेस्ट मास। सब एम नोड हमारे पास रेस्ट मास है। v क्या है हमारा, स्पीड ऑफ द पार्टिकल,
पार्टिकल, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। बोल आया कि नहीं आया रे। तो यहाँ पर ये तभी लागू होता है जब हमारा स्पीड जो हो बहुत ही ज़्यादा हो, अन्यथा हम इसकी कोई चर्चा नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि सर हमारे पास एक आदमी था 40 किलो का, उसको दौड़ाया, दौड़ने लग गया, दौड़ते दौड़ते से 60 किलो का हुआ ही नहीं वो। ऐसा वो तब होगा जब उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होगा या कंपैरिजन टू लाइट होगा, तभी उसके मास में हमारा चेंजेज आता है, अन्यथा उसमें कोई चेंज नहीं आता। बोल क्लियर हुआ ये कहानी। अब अपन बेटा आगे, ये हमने बात कहा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की। चार्ज के बारे में हमने बेसिक बातें पढ़ी कि साहब प्रॉपर्टी क्या होती है चार्ज की, वो हमने देखा यहाँ से। अब अपन बात करते हैं बेटा मेथड ऑफ चार्जिंग। तो सब चार्ज करने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे कैसे हम चार्ज कर सकते हैं, उसकी बातें अपन अब करते हैं बेटा। तो हम बात करें मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्ज करने के तरीके क्या क्या है, उन पे अगर अपन चर्चा करें तो अब बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग की। तो सुने बेटा, मेथड ऑफ चार्जिंग में पहला मेथड होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण से चार्ज करना। दूसरा मेथड कहा चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। तीसरा मेथड कहा कि सब चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन, इनके बारे में वो डिटेल से नहीं बताऊंगा, देखो क्या बातें होती हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कहा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की बात करें, ये कोई काम की बात नहीं है हमारे ज़्यादा। हमने कहा चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन की बात करें, यानी हमने कहा कि दो ऑब्जेक्ट, बोले कंगा, कई बार कंगा लिया करते हैं, वो क्या छोटे बच्चे होते हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे हमारे ज़माने में, तो मिट्टी में बिठाया करते थे। तो हम क्या करते थे, वो एक स्केल हुआ करता है, स्केल को सर से रगड़ते और मिट्टी के पार्टिकल चिपकाया करते थे। तो वही कहानी किसकी है बेटा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की। क्या होता है देखो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रफ करोगे तो क्या हीट जनरेट होगा ड्यू टू फ्रिक्शन। अरे ड्यू टू फ्रिक्शन क्या जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा। तो सब मैंने कहा हीट जनरेट हुआ, तो हीट जनरेट होने से जिस ऑब्जेक्ट का, दो ऑब्जेक्ट को रगड़ा होगा हमने, जिस ऑब्जेक्ट के लूज बॉन्डिंग बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरे पे चले जाते हैं, उस पे पॉजिटिव आ जाता है और जिस पे गया उस पे नेगेटिव आ जाता है। दिस इज नोन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसके एग्जांपल दिया था केट, फर, ये काय ऐसे होते हैं हमारे। हमने कहा चार्जिंग बाय कंडक्शन, बेटा इसमें हमने रफ किया, हमने क्या किया, रफ किया। रफ करने से हीट जनरेट हुआ और हीट जनरेट होने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। बेसिक तो बात ये थी हमारी। इसमें क्या होता है कंडक्शन में, देख बेटा कंडक्शन में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट को टच करवाते हैं, टच करवाते हैं या कांटेक्ट में लाते हैं, या फिर किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं। जोड़ने पर हमारे पास जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट था ए, ये ऑब्जेक्ट है बी, इसका एग्जांपल बता रहा हूँ, ये ए है ये बी है, इसके पास पहले से चार्ज था, ये ले, इसको मैं टच करवा दिया या कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया। बता इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा, इधर से इधर। इलेक्ट्रॉन, अरे इलेक्ट्रॉन की नहीं आया, तो जब मैंने कहा इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ जाएगा, ए से बी की तरफ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन बी की कब तक जाता रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर वीए बराबर नहीं हो जाता वीबी के। क्या जब चार्ज बराबर हो तब तक जाएगा, इसका कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल। ये किस बात पे डिपेंड करता है कि चार्ज ए से बी या बी से ए जो आएगा या जाएगा वो डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल बराबर होगा उसके बाद चार्ज का कोई आना जाना नहीं होगा। समझ आ गई कहानी यहाँ तक। तो बेटा ये जो बात पढ़ी हमने वो बात पढ़ी किसके लिए,
कंडक्शन के लिए। कंडक्शन में क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट को हम कांटेक्ट में लाते हैं। तीसरी बात आती है इंडक्शन। ये इंडक्शन, गांधी जी का नाम सुना, गांधी जी का, या मैं कह दूं कई लोग होते हैं गांधी जी से सब ऐसा होता है ना, हिंदी में कहते हैं इसको प्रेरण, हिंदी में कहते हैं बेटा प्रेरण, होता है ना, गांधी जी से उस आदमी को प्रेरणा मिली या फलाने से उसको प्रेरणा मिली। प्रेरणा मतलब उससे उससे, अरे गांधी जी का हाथ नहीं था उसमें, गांधी जी से प्रेरणा मिली, गांधी जी का देखा देखी किया उसने, उसका उसमें कोई हाथ नहीं था। लेकिन गांधी जी नहीं होता तो उसको प्रेरणा नहीं मिलती। तो यही कहानी किसकी है बेटा, इंडक्शन की है। क्या कहानी है, इसमें अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग बातें होती है। कैसे, जैसे मान लो मैंने कह दिया बोथ ऑब्जेक्ट आर अनचार्ज्ड, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हमारे चार्ज नहीं है। हमने कह दिया एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, और दोनों के दोनों कंडक्टर्स है। अरे क्या है, कंडक्टर्स है। उड़ गए तोते भाई साहब, मैंने कहा दोनों के दोनों कंडक्टर्स है, तो मैं कह दूं यहां चार्ज आ गया होगा हमारा। सपोज कर ले, मैंने क्या कहा, तेरे पास ये ऑब्जेक्ट है ए, ये ऑब्जेक्ट है बी, दोनों के दोनों चार्ज हमारे कैसे हैं रे, न्यूट्रल है। दोनों के दोनों कैसे हैं, न्यूट्रल, दोनों ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। या कह दूं कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है, नेगेटिव है। ये बात चमकी आपको, हाँ सर आया ये बात। जैसे ही दोनों को करीब लाएंगे, टच नहीं करवाना है, टच नहीं करवाना, सिर्फ क्या करेंगे, करीब लाएंगे। अगर करीब लाएंगे तो ध्यान से देख बेटा, क्या इसके पॉजिटिव वालों में इस तरह से कुछ कहानी बन जाएगी कि साहब इसके पॉजिटिव वाले ने इसके नेगेटिव वाले से प्यार कर लिया, और इसके पॉजिटिव वाले से इसकी दुश्मनी थी तो इसको भगा दिया, मतलब भाग यहाँ से, और इसने इसके नेगेटिव वाले से दुश्मनी कर ली। कहानी समझ आई। अब बेटा जैसे मान लो आपको इसको नेगेटिव चार्ज करना है, तो क्या कर दिया आपने, अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करने का मतलब हम जनरली ये माना करते हैं कि इलेक्ट्रॉन धरती में चले जाते, पर हकीकत में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं धरती से, तो इलेक्ट्रॉन्स आके इसको कर देंगे, फिर इसको अलग कर देंगे। तो इसको अलग कर देंगे तो ये वाले पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये हमारी बेसिक कहानी। बोल क्लियर हुई ये बात, कोई कन्फ्यूजन है क्या इस बात में? तो बेटा हमने ये मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ लिया। एक और भी होता है कि साहब एक को चार्ज रखा हमने, जैसे ये बोर्ड में आता है कई बार, अपने कंपटीशन में नहीं आता, ये प्लस प्लस मान लिया तो क्या होगा, तो हम ऐसे इसको जो भी हमारा फंडा रहेगा हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये था हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। अब बात करते हैं, हमारा मेन टॉपिक हमारे इस चैप्टर का वो स्टार्ट होता है कूलम्ब्स लॉ। किसकी बात कर रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ की। देखो तो बेटा कूलम्ब्स लॉ में क्या कहानियां हैं, अगले 2-3 लेक्चर यही चलेगा, कूलम्ब्स लॉ ही। देखो हमने कहा कूलम्ब्स लॉ की कहानी पढ़नी है। देखो कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करते हैं हम लोग। क्या कहा था कूलम्ब साहब ने, देखो कूलम्ब साहब ने क्या कहा था, एक्सपेरिमेंट्स किए थे। जैसे सपोज कर मैंने कहा कि एक चार्ज ले लेता हूं बेटा, मैंने चार्ज ले लिया, एक बार मैं Q ले लेता हूं, दोबारा मैंने दूसरा चार्ज लिया, ये Q2 ले लिया। मान ले सपोज कर इन दोनों को किसी डिस्टेंस पे रख दिया मैंने क्या देखा कि जब इस चार्ज को पकड़ लूं, तो ये दौड़ा किधर रे, ये दौड़ा इधर, ये बात भी आई। फिर क्या किया, इसको पकड़ लिया मैंने, किसको, इस Q2 को पकड़ा तो ये दौड़ा इधर। हाँ उड़ गए तोते भाई साहब। इसको हमने कहा कि सब दोनों का अगर मास सेम था, तो ये देखा गया दोनों का एक्सेलरेशन जो आया वो क्या आया, बराबर आया।
दोनों का एक्सेलरेशन बराबर बराबर आया। कब? जब ये देखा गया कि दोनों का मास सेम है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम आया। अब क्या किया कूलाम साहब ने, क्या किया, अब की बार कुछ चेंज कर लिया। उन्होंने क्या कहा कि साहब अब की बार माइनस का लेके देखते हैं सलाह क्या होता है। तो देख बेटा क्या किया उन्होंने, क्या देखा, जैसे नेगेटिव देखा तो ये जो था वो दोनों के दोनों उल्टे दौड़ने लग गए। कहने का मतलब इस पर एक फोर्स लग गया, इसके ऊपर किस पे लगा, 2 पे, ड्यू टू 1, 2 पे लगा 1 के कारण से। अरे किसके कारण से लगा, 2 पे लगा 1 के कारण से, और ये लगा F1 पे किसके कारण से, ड्यू टू 2 लगा। ये बात चमकी। अब हमने यहाँ से एक चीज़ देखा कि सब जो एक्सेलरेशन बराबर आया, जब मास सेम था और एक्सेलरेशन बराबर आया तो हमने ये फील किया, क्या फील किया, द फोर्स ऑन दीज टू चार्जेस F12 इज इक्वल टू F21। दोनों पे जो फोर्स लगा वो वैल्यू क्या था, उस वैल्यू उस फोर्स का क्या वो इक्वल था, क्या वो बराबर मिला। दूसरी कंडीशन में जब पॉजिटिव थे तब भी अपोजिट लग रहे थे, जब नेगेटिव जब पॉजिटिव थे दोनों के या सेम नेचर के थे तब भी फोर्स ऐसे लग रहा था अपोजिट में, और जब अपोजिट नेचर का एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो कैसे लगा, अंदर की तरफ। कैसे लगा, अंदर की तरफ। तो हमने क्या कह दिया कि साहब हमारे पास जो फोर्स लगता है वो ऑलवेज 1 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 1। अरे F12 बराबर किसके लगता है, माइनस ऑफ 2 1 के लगता है। तो ये कहानी उन्होंने देखी, बहुत सारी कहानी के रूप में आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में देखा। अब उन्होंने क्या देखा, अब इसकी बातें कही आगे, आगे क्या क्या बातें कही, इसकी प्रॉपर्टीज़ की बातें करेंगे बेटा। सुने क्या कहानी हुई। सपोज करो एक सवाल, एक न्यूमेरिकल मेरे दिमाग में यहाँ से आया, इसी से रिलेटेड हमारा सवाल था। देखो क्या है, एक बात, पहली बात तो बेटा ये दिमाग में आई। अब एक कहानी थी, क्या कहानी थी कि साहब आपने कहा ये बराबर भी लगता है अपोजिट भी लगता है। तो किसी ने ऐसा बोला कि साहब ये ऐसे नहीं हो सकता क्या, फिर हमने कह दिया साहब ये Q1 है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। आपने यही तो कहा ना कि F का वैल्यू बराबर और अपोजिट लगता है, तो साहब ऐसे भी हो सकता है, ये तो ऐसे भी हो सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तब उन्होंने एक बात बताई, इस बात के लिए उन्होंने क्या कहा कि सब सही बात है, आप कह सकते हो कि ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा होगा नहीं। तब उन्होंने एक नई लाइन बताई कि साहब ये जो फोर्स लगेगा, दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ऑफ द सेंटर ऑफ द चार्जेज। जिधर हमारे पास चार्ज है उन चार्ज के अलोंग ही हमारा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। लाइन ऑफ एक्शन किधर होगा, लाइन ऑफ एक्शन अलोंग द चार्जेज होगा, अलोंग द सेंटर ऑफ द चार्जेज होगा। ये कहानी भी समझ आ गई साहब। तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। बेटा मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको ये चीज़। अब एक सवाल ले लिया मैंने यहाँ से, मैंने कहा साहब ये हमारे पास कोई Q1 चार्ज है जिसका मास है 2 किलो, एक दूसरा चार्ज है Q2 चार्ज जिसका मास है 4 किलो। ठीक है साहब, आपसे कहा गया इनके बीच में कोई भी डिस्टेंस है, मुझे नहीं पता। ऐसा कहा गया कि दोनों को छोड़ दिया, दोनों को छोड़ दिया तो ये इधर दौड़ेगा। दौड़ते दौड़ते एक समय ऐसा आ गया इसका वेलोसिटी बन गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ जब उसका 10 मीटर पर सेकेंड था तब इसका कितना वेलोसिटी हो जाएगा, इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अरे m1 v1 बराबर m2 v2। क्या यहाँ पर जो देख सेंट्रोमास की बात आ गई, क्या यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है, दिस फोर्स इज द इंटरनल फोर्स। अगर इंटरनल फोर्स है तो मोमेंटम कंजर्वेशन, ये बराबर ये m1 v1 बराबर m2 v2। अरे उड़ गए तोते भाई साहब। तो हमने कहा साहब m1 का वैल्यू 2 इंटू v1 पता करना है, m2 4 इंटू 10, तो आंसर आ गया हमारे पास
20 मीटर पर सेकेंड। कितना वेलोसिटी आया? तो एक बेसिक हमने सवाल कहा जो हमारा एक मतलब यहाँ से आ गया खोपड़ी में, तो मैंने लिखा दिया। ये किस चीज़ से रिलेटेड आया हमारा? कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, या कह दूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आया। तो बेटा यहाँ तक हमने कूलम्ब्स की बातें पढ़ी। अब कूलम्ब्स लॉ के अंदर क्या बात कही? अब उन्होंने कहा कि जब जो फोर्स लगता है, जो फोर्स लगता है, उस फोर्स का जो वैल्यू आता है हमारा, उसकी चर्चाएं करवाई हमसे। क्या चर्चाएं कराई? लिख ले, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स फोर्स। हम कूलम्ब्स फोर्स की प्रॉपर्टी के बारे में पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद में उसके न्यूमेरिकल सोल्व करना शुरू करेंगे बेटा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स फोर्स में सबसे पहला कहानी क्या आया मेरा? सबसे पहला कहानी यही आया कि द फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट। मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने कहा बेटा कि ये जो फोर्स होता है, उन्होंने कहा था कि द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स is directly proportional to magnitude of this force is directly proportional to multiplication of these two charges and is inversely proportional to square of the distance। और यहाँ से जब proportional का मार्क हटाया तो एक कांस्टेंट आया Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये उन्होंने मैग्नीट्यूड को डिफाइन किया के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दिस फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब्स फोर्स। अगला प्रॉपर्टी देख बेटा, अगला ध्यान से देखना। दिस फोर्स एक्ट ऑन टू चार्जेस। अब प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, दिस फोर्स एक्ट्स ऑन टू चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस। दो बिंदु आवेशों के बीच में लगता है। दोनों की डायरेक्शन ऑलवेज हमारी कैसी होती है? अपोजिट। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होता है? सेम। हम कह सकते हैं अबव प्रॉपर्टीज के अनुसार अगर अपन कंक्लूड करें तो दिस इज द एक्शन रिएक्शन पेयर। अरे क्या होता है ये? क्रिया प्रतिक्रिया का। लेकिन सीधा क्रिया प्रतिक्रिया बोलना ठीक नहीं है। क्या बोलना ठीक है इसके लिए? कि सब अबव द प्रॉपर्टीज। अबव क्यों? अरे यार मैंने अभी भी तो कहा था तेरे को, अरे क्रिया एक्शन रिएक्शन तो किधर भी हो सकता है यार। ये ले, इधर भी तो ऐसे भी तो हो सकता था, F1 F2, ये भी तो हो सकता है एक्शन रिएक्शन। बट दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये कैसा हो सकता है? ये इनके अकॉर्डिंग काम करेगा तो हम कह सकते हैं। और सुन बेटा, क्या ये जो फोर्स लगता है कि दोनों के सेंटरों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है? सो दिस इज द सेंट्रल फोर्स। कैसा होता है? सेंट्रल फोर्स। और कह देता हूं, दिस इज द कंजर्वेटिव, क्योंकि ये हमेशा ही कैसे होता है? ओपन में होगा। कैसे होगा? ओपन लूप के अंदर। कहानी समझ आ रही है बेटा जी? तो ये हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी थी। एक लास्ट प्रॉपर्टी और बताता हूं मैं। देख क्या प्रॉपर्टी, लास्ट, बिल्कुल लास्ट है इसका। ये लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कूलम्ब्स फोर्स की? ध्यान से देखना बेटा, ये प्रॉपर्टी हमारे काम की होती है, सवाल भी आते हैं। देख, हमने कहा कि सब हमारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये। दिस इज Q1, दिस इज माइनस Q2। हमने कहते हैं माइनस का है। क्या दोनों माइनस के है? तो मैंने कहा सब प्यार हुआ होगा दोनों में। ये F/2 ड्यू टू 1, दिस इज F/1 ड्यू टू 2। अब क्या हुआ? इन दोनों के बीच में एक तीसरा ले आए। अरे क्या ले आए? तीसरा ले आए। दो के बीच में तीसरा आ गया भाई साहब, Q3। अरे क्या आया? Q3। तो तीसरे वाले ने इसको प्यार दिया, तीसरे वाले ने Q2 को प्यार दिया। तो सब Q2 को प्यार दिया। कितना दिया? Q23 दिया। और मैं ये कह दूं कि सब Q2 को इसने प्यार दिया। तो ध्यान से देख, खासियत ये है कि बेटा Q3 ने इसको प्यार दिया, परंतु
Q3 के प्यार के कारण से, Q3 के प्यार के कारण से इस प्यार पर कोई फर्क, ये प्यार जितना पहले था उतना ही अब है। इसका मतलब क्या हुआ कि द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज independent to third charge to the other charge। बेटा दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, वो फोर्स तो उन्हीं के बीच में हमारा होता है। आ गई कहानी बेटा समझ में? हमने कहा साहब ये कहानी समझ आई हमको। जैसे हम कई बार ग्रेविटेशन के लिए भी ये बात पढ़ते हैं बेटा, ऐसा कहा जाता है कि जैसे मान लो धरती और चांद के बीच में एक प्लेनेट आ गया तीसरा, बताओ धरती और चांद के अट्रैक्शन में क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर भी यही है कि साहब दो के बीच में तीसरा आ जाए तो उनके आपस के फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गई ये कहानी? कोई कन्फ्यूजन इस बात में? चलो बेटा अब बात करते हैं हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स पे पहुँचते हैं। देखो तो न्यूमेरिकल क्या क्या है, कैसे कैसे अपन को करने हैं। मैं आपको काफ़ी सारे मेथड्स के न्यूमेरिकल बताऊंगा जो कई सवाल तो पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। एक पुराने ज़माने के सवाल से शुरुआत करता हूं जो बहुत ही आसान सा सवाल है। आपसे क्या कहा, सवाल लिखें। आपसे कहा गया मिनिमम पॉसिबल फोर्स, क्या कहा गया? फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फोर्स between two charges which are separated by 1 मीटर। ये लो, ये सवाल पूछ लिया। सब आपसे सवाल पूछ लिया कि क्या आंसर आएगा इसका, तो कईयों ने देखो क्या क्या आंसर लिखा। ऑप्शन दे दिया मैंने बोला KQ स्क्वायर बाई KQ²। बी ऑप्शन दिया मैंने बोला K इंटू Q1 Q2। दूसरा सी ऑप्शन दिया KE²। सी ऑप्शन दिया K इंटू ई इंटू या Q1 Q2 बाई R²। ये सवाल कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहली बात ये सोचो बेटा कि इसका कम से कम फोर्स पूछा ना आपको। अरे क्या पूछा तुमसे, पहले सोच के बता। क्या कम से कम फोर्स पूछा? अगर इनके बीच में मिनिमम फोर्स पूछा, इसका मतलब फोर्स मिनिमम होने के लिए क्या ये चार्जेस भी मिनिमम होने चाहिए? अगर चार्ज मिनिमम है तो कम से कम कितना चार्ज हो सकता है? अरे क्या E हो सकता है? आंसर क्या आया था? KE²। अरे क्या आया? KE²। ये तो हमारा बेसिक से सवालों पे चल रहे हैं अभी तो अपन। अगला सवाल तुमसे पूछ लिया बेटा, एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल पे 3 चार्ज रखेंगे सिमिलर। साइड ए है, ट्राइंगल की साइड ए है और ट्राइंगल पे सिमिलर चार्ज रखे गए हैं। मैंने बोल दिया ये 1 नंबर है बेटा, ये 1 नंबर पे रखा। 1 2 3। आपसे बोला गया F नेट ऑन 1 नंबर चार्ज। 1 नंबर चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगेगा, ये आपसे पूछ लिया। तो कैसे सोल्व करें बेटा? मैं ये कह रहा हूँ, ये अब देख बेटा ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये तेरे को तभी आएगी ये बातें जब तेरे को वेक्टर आता है। अगर वेक्टर नहीं आता तो ये कोई काम का नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ के बराबर है तुम्हारे लिए। क्योंकि जब वेक्टर आएगा तभी अपन इन चीज़ों को सोल्व करेंगे। मैंने कहा ये Q, ये Q Q Q Q Q, तो मैंने कहा Q इस पे बता, इसके कारण से फोर्स इधर लगना चाहिए। अरे नहीं आया यार, कितना लगेगा? मैंने कह दिया F बराबर KQ² बाई A²। क्या इसके कारण से F इधर लगना? नहीं आया। क्या जितना फोर्स ये लगा उतना ही ये लगा, तो F और F अरे कितने डिग्री पे लगे रे? 60 डिग्री पे। तो वेक्टर से F नेट निकालेंगे, क्या √3F आना चाहिए। उड़ गए तोते भाई साहब, आ दोगे तो वेक्टर में।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 60। तो यहाँ से √3f और f कितना है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये मैंने ट्राइंगल के लिए ले लिया बेटा। अगला एग्जाम्पल देख तो मैंने कहा एक स्क्वायर के लिए बात कर लेते हैं यार। एक स्क्वायर लिया जिसके सभी कॉर्नर्स पे चार्ज रखा गया है Q Q Q Q। क्या पूछा? फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, किसी भी एक पर आपको फोर्स निकालना है। किसी भी एक चार्ज पर क्या निकालना है तुम्हें? फोर्स निकालना है। तो क्या करूं बेटा? लीजिए इस पे देख लेता हूं मैं। इसके कारण से किधर रहे, कितना लगेगा? तो देख के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्या इसके कारण से नीचे लगेगा? अरे नहीं आया यार। क्या एफ ही लग, जितना ये लगा उतना ही ये लगेगा। इसके कारण से किधर लगेगा? सोच के देख, क्या ऐसे लगना चाहिए? कितना लगेगा? के क्यू क्यू अपॉन दिस स्क्वायर। दिस कितना रे? √2a। अरे यार √2a, तो सब अपॉन √2a का स्क्वायर। √2a का स्क्वायर मतलब 2 का अरे यार, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं f/2? उड़ गए तोते भाई साहब, बना ले अलग से इधर। दिस इज f, ये f और ये कितना है? f/2। क्या 3 फोर्स है रिजल्टेंट तेरे को वेक्टर से आएगा? मत करना, बहुत आसान है। बहुत आसान कैसे है? पहले भूल जा कि ये कितना लग रहा है। क्या इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना आता है? कितना आएगा? क्या √2f, उड़ गए तोते, और कितने एंगल पे आएगा रे? 45 पे। और ये भी कितने पे आ रहा है? क्योंकि डायगोनल ऑफ द स्क्वायर ये कहाँ पर आता है? 45 पे। तो साहब हमने क्या कह दिया कि साहब f/2 भी तो इधर ही था। सो f नेट बराबर कितना आ गया? f नेट बराबर f √2 + 1/2। f का वैल्यू रख दो, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1/2 + √2। ये हमारी कहानी आ गई इसके लिए। बोल क्लियर हुआ ये कहानी? और सोच के देखना। अब इसी सवालों को मैं चेंज कर रहा हूँ, ये रफ कर रहा हूँ मैं, तू नोट कर लेना। मैं सवाल को चेंज कर रहा हूँ यहीं पे। देख क्या चेंज कर रहा हूँ बेटा। हजारों सवाल बन सकते हैं बेटा ऐसे। मान ले मैंने ये सवाल लिया था, मैं यहाँ माइनस का क्यों कर दूँ? ये ले, ये क्या कर दिया? अब बता, इस पे फोर्स बता। हाँ, इस पे फोर्स बता, या मैं कह दूँ इस पे फोर्स बता। अब यहाँ एक सेंटर पे मैंने चार्ज रख दिया क्यू नॉट। अरे क्या रख दिया? क्यू नोड रख दिया। तो आपसे क्या पूछा कि साहब क्यू नोड पर लगने वाला फोर्स बताओ। अब सोच के बता बेटा, ये क्यू था प्लस का, इसके कारण से क्या फोर्स इधर लगना चाहिए? क्या इसके कारण से दुश्मनी वाला फोर्स इधर लगना चाहिए? क्या इन दोनों फोर्स ने एक दूसरे को काट डाला? क्या इस वाले के कारण से प्यार वाला लगेगा? इस वाले के कारण से दुश्मनी वाला लगेगा? क्या दोनों एक तरफ ही लगेंगे? ये f और ये f। क्या f नेट बराबर 2f लिख दूं क्या रे? नहीं आया। अब f का वैल्यू लिख के बता। लिखूंगा के क्यू नोड अपॉन ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस कितनी है? a/√2 का स्क्वायर। सो दिस इज 4k नोड बाई ए स्क्वायर। बोल आया क्या एफ नेट बेटा? ये हमने एफ नेट निकाल लिया। कहाँ पर निकाला बेटा ये एफ नेट? हमने इस सेंटर वाले चार्ज पे। मैं तो कह रहा हूँ कुछ अलग दे दे। ये ले, ये माइनस क्यू दे दिया, ये माइनस क्यू दे दिया। अब निकाल लो। क्या अब भी निकाल सकता है तू? अब क्या करेगा बेटा? सेंटर वाले पे इसके कारण से अट्रैक्शन, इसके कारण से रिपल्सन 2f आ गया। इसके कारण से अट्रैक्शन, इसके कारण से रिपल्सन 2f आ गया। क्या ये 90 पे? तो आंसर आएगा 2√2f। जो पहले आंसर आया था उसकी जगह आएगा 4√2k नोड बाई ए स्क्वायर। अब ये अरे ऐसे हजारों सवाल अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के बाद उसके साथ भी करेंगे इसी चीज़ को। यही सवाल अपन वहाँ करेंगे, बार बार एक जैसे सवाल करेंगे, सिमिलर सवाल, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, एक जैसे सवाल है बेटा। अब सुने, और
अब अपन छोटी सी बात करते, थोड़ा लेवल का सवाल करते हैं, बढ़िया सवाल। जैसे क्या होता है, हमने क्या कहा, हमने कहा कि सब हमारे पास ये चार्ज है, ये चार्ज है, यहाँ क्यू रख दिया, क्यू रख दिया, यहाँ भी क्यू रख दिया, यहाँ भी क्यू रख दिया, सेंटर पे रख दिया क्यू नोड। नेट फोर्स बताओ क्यू नोड पे कितना है। नेट फोर्स किससे बताना बेटा, क्यू नोड पे। तो मैंने क्या कहा कि इसके कारण से फोर्स लगेगा इधर, इसके कारण से फोर्स लगेगा इधर, इसके कारण से इधर, और इसके कारण से इधर। क्या सारों की वैल्यू एक जैसी होगी? तो एफ नेट ऑन द सेंटर वाला चार्ज इज इक्वल टू 0 होगा। क्लियर हो गई ये कहानी? और सोच के बता, इसको रफ करके मैं कह रहा हूं कि तेरे पास एक सवाल ये है, ये सवाल है कि साहब इसके अंदर हमने ये कह दिया कि ये हमारा 12 कूलाम है, ये हमारा 1 कूलाम है, ये 2 कूलाम है, ये 3 कूलाम, 4 कूलाम, 5 कूलाम, 6 कूलाम, 7 कूलाम, 8 कूलाम, 9 कूलाम, 10 कूलाम और 11 कूलाम, और सेंटर पे रख दिया आपने 1 कूलाम। कहाँ रख दिया? 1 कूलाम रख दिया। अरे कहाँ रख दिया? 1 कूलाम रख दिया। क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा गया नेट फोर्स ऑन द 1 कूलाम चार्ज विच इज एट द सेंटर। जो चार्ज हमारा सेंटर पे रखा गया है उस चार्ज पे हमें क्या चाहिए रे? नेट फोर्स चाहिए यार। अरे क्या चाहिए? नेट फोर्स चाहिए। तो देख बेटा कैसे निकालें, ऑप्शन लिख दिया आपको। बोल 0 आएगा कि नहीं आएगा? सोच के देख पहले एक बार। 0 0 0 नहीं आएगा। क्यों? अरे 0 क्यों आएगा यार? सोच के देख। क्या 12 कूलाम के कारण से इधर कोई फोर्स लगा? मैंने बोल दिया 12F लगा, मान लिया 12F। क्या 6 कूलाम के कारण इधर लगेगा? सोच के देख। नहीं आया। सॉरी, 6 कूलाम के कारण इधर लगा और 12 से इधर। नेट किधर बचा रे? इधर बचा। कितना बचा? 6F। उड़ गए तोते भाई साहब। ऐसे हमने कह दिया कि 6 कूलाम, यहाँ 6F बचा रिजल्टेंट। किधर की तरफ बचा हमारा? नीचे की तरफ। ऐसा इसकी तरफ देख बेटा, 5 कूलाम इधर, 11 के कारण इधर, तो वो कितना बचेगा? क्या इधर भी 6F बचेगा? क्या इधर भी 6F बचेगा? क्या इधर भी 6F बचेगा? करता देख देख, 3 इधर लगेगा, 9 इधर लगेगा, तो 6 बचेगा इस वाले की तरफ। इधर लगेगा 6F, इधर लगेगा 6F, इधर भी लगेगा? अब नहीं लगेगा। क्या सारे फोर्स इतने ही लगेंगे? नहीं आया क्या? बोल क्लियर हुआ ये कहानी? तो बेटा मुझे आंसर निकालना है। अब तेरे को वेक्टर आना चाहिए। ये हमारा 6F, ये हमारा 6F, ये हमारा 6F, और नीचे हमारा कितना? 6F। क्या ये भी 6F होगा? क्या ये भी 6F होगा? क्या प्रत्येक एंगल 30 डिग्री रहा होगा? चेक करके देख अगर तेरे को आता है तो। अरे घड़ी का प्रत्येक एंगल कितना होता है? 30 डिग्री होता है। अब देख बेटा, कंपोनेंट तोड़ता हूं मैं। कंपोनेंट वैसे तोड़ने का काम तेरा है, हालांकि बता देता हूं बेटा। वाई डायरेक्शन के लिए, वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट की बात कर लूं, मैं कह दूं Fy इज इक्वल टू, ध्यान से देख, क्या इसका तो कंपोनेंट y में ही रहेगा, यानी मैंने लिख दिया माइनस का 6F j के, ये तो लिख दिया। इसका कंपोनेंट इधर आएगा, क्या इसका इधर आएगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसका इधर वाले को कैंसिल कर देंगे। क्या y में इतना ही बचा? अब देख Fx डायरेक्शन में क्या बचेगा? x में एक तो 6F है, प्लस इसका कंपोनेंट आएगा 6F cos 30। क्या ऐसे 2 है तो डबल कर दो यार आई कैप में, प्लस एक इसका भी आएगा। चेक करके देख ले, इसका कंपोनेंट इधर x में, दिस इज द x डायरेक्शन, तो इसके लिए लिखेंगे 6F cos 60। क्या ऐसे भी 2 है? दिस इज आई कैप। आंसर लिख दे, तेरे को अब आगे तेरा काम है लिखना। क्या समझ आ गई कहानी बेटा यहाँ तक? तो हमने ये कहानी पढ़ ली
कि पॉइंट चार्जेस के कारण से इस तरह से हमने फोर्सेस के बारे में चर्चा किया। एफ नेट हमने निकालना सीख लिया यहाँ से। अब सुन, आगे की बात करते हैं हम लोग बेटा। ये आंसर है तुम्हारा, इसको आप लिख लेना आंसर में फाइनली। अब मैं कहता हूँ आपको एक तरीके का सवाल दिया। कैसा सवाल दिया? हालांकि नीट वालों के ऐसे सवाल कम आते हैं, शायद लास्ट ईयर या उससे एक साल पहले 18 में आया था, जो ग्रेविटेशन से आया था, पोटेंशियल का सवाल, जो दिखने में इसके जैसा ही था। हाँ, तो फंडा एक जैसा ही रहेगा। हमने क्या कहा कि सब हमारे पास ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये क्या है हमारा? कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले बोला मैंने कि सब यहाँ पर एक कूलाम चार्ज रख दिया, यहाँ पर एक 2 मीटर पे भी एक कूलाम चार्ज रख दिया, अगले 2 मीटर पे भी एक कूलाम चार्ज रख दिया। टाइम पास सवाल करा रहा हूं भी। फिर अगले 2 मीटर पे भी एक कूलाम चार्ज रख दिया। ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये सी। आपसे क्या बोला गया? फाइंड द फोर्स। क्या पूछा गया बेटा? आपसे पूछा गया कि फाइंड द फोर्स एफ नेट ऑन चार्ज एट ए नहीं, हाँ ए पे, ए पर जो चार्ज रखा है उस पर लगने वाला नेट फोर्स चाहिए बेटा जी। तो सोच के बता। देख, मैं कह रहा हूँ बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है ऐसे सवाल। मैंने कहा इसके कारण से फोर्स किधर लगा? इधर। वो लगा, कितना लगा नहीं पता। इसके कारण से फोर्स किधर लगा? इधर। इसके कारण से ए पे निकालो, ओ के कारण से इधर लगा, एफ ओ दे दिया और ये एफ बी दे दिया। क्या एफ ओ और एफ बी कट जाएगा? क्योंकि डिस्टेंस बराबर बराबर हो, चार्ज भी बराबर बराबर है। तो नेट फोर्स बचेगा किसके कारण से? सिर्फ सी के कारण से बचेगा। और डिस्टेंस कितना है सी से यहाँ तक का? 4 मीटर। तो आंसर लिख दूंगा एफ नेट बराबर के इंटू 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, तो के बाई 16 न्यूटन। अरे आया क्या समझ में साहब हमरे को? क्या हमने ये वैल्यू निकाल लिया कि साहब एफ नेट बराबर कितना आया? अरे के बाई 16 आया। बोल उड़ गए तोते। हाँ सब, अब अपन बात के थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं सवाल का। यही सवाल इस फॉर्म में था, अब इस सवाल का लेवल बढ़ाते हैं। देखो लेवल कैसे बढ़ाया। हमने कहा कि साहब एग्जाम्पल ये ले लो। अब क्या एग्जाम्पल ले रहा हूँ देखना। हमने कहा ये तो ओ है हमारा, ओ पे हमने रखा 1 कूलाम। ओ पे कितना रखा? 1 कूलाम। आगे भी 1 कूलाम रख दिया 1 मीटर पे। हमने 2 कूलाम रख दिया, 2 मीटर पे 8 कूलाम रख दिया। आगे ऐसे चलते जा रहे हैं एंड सो ऑन। 1000 कूलाम रख दिया एट 10 मीटर पे। क्या रख दिया? 10 मीटर पे 1000 कूलाम। हमें पूछा गया एफ नेट ऑन ओ। ओ पे जो चार्ज रखा है हमने, उस ओ चार्ज पर कितना नेट फोर्स लगा होगा, उसकी चर्चा अपन को करनी है। तो देख बेटा, मैं पहले इसके कारण से निकालूं यहाँ पर फोर्स। तो देख एफ नेट लिख रहा हूँ के इंटू क्यू अपॉन 1 स्क्वायर प्लस, क्या इसके कारण से भी इधर लगेगा? तो प्लस लगा दिया। के इंटू 1 इंटू 8 अपॉन 2 का इसको नहीं आया, उड़ गए तोते भाई साहब। फिर प्लस लगा दिया। क्या ऐसे सो ऑन के इंटू 1 इंटू 1000 अपॉन 10 का स्क्वायर। बोल आया कि नहीं आया इतनी बात? बेटा अब सोच, क्या मैं के कॉमन ले लूँ इनमें से? अगर मैंने के कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1। देख 4 ने 4 को काट डाला, 2 3, क्या ऐसे ऐसे 10 तक बचेगा ये? क्या ये तो तेरा एपी बन गया यार। अब तो बात तेरी गणित की है, फिजिक्स का फंडा तो यहीं तक था। अब तो क्या है, हमारी गणित है। तो गणित के लिए k इंटू n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला हमारा एडिशन का होता है n टर्म्स के लिए, ये वाला। तो आंसर लिख देते हैं 55 करके देख ले कितना आ रहा है ये 55। समझ आया?
तुम्हारे लिए एक सवाल लिख देता हूँ, तुम सोल्व करना इसको बेटा। इसमें हमने कुछ किया थोड़ी था, हमने तो एक ही कहानी कही है बेटा इसमें कि सब हमारे पास वही फंडा है, नेट फोर्स निकालना है, वेक्टर की तरह हमको जोड़ देना है और कुछ भी नहीं है। वेक्टर की तरह जोड़ते जाओ, करते जाओ, सवाल आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देख बेटा, हमने कहा बढ़िया सवाल है, इस तरह से जेईई में पूछता, कई बार गणित वाले बच्चों के साथ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, हालांकि नीट वालों में ऐसे सवाल आने की संभावना ही नहीं रहती है क्योंकि उनको इतनी गणित नहीं आती उन बच्चों को। देख बेटा, हमने कह दिया यहाँ पर 1 कूलाम चार्ज रखा, यहाँ पर भी 1 कूलाम चार्ज रखा, यहाँ पर -2 कूलाम रखा, यहाँ पर +3 रखा, यहाँ पर -4 रखा और कहाँ तक रखा? इन्फिनिटी पर। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। पूछा गया फोर्स ऑन ओ पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, उसके बारे में हमसे चर्चा करवाई बेटा। किस पर बेटा? ओ पे लगने वाला फोर्स कितना होगा उसकी अपन को चर्चा करनी है। तो एक बार तू पोज करके सवाल को सोल्व कर ले। गणित वाले बच्चे तो सारे ही करने चाहिए बेटा, गणित वालों को सबको सोल्व हो जाना चाहिए। शर्म आ जाए अगर नहीं आया तो गणित वालों को। देख कैसे, सबसे पहले मैं कहूँ ओ पे जो फोर्स लगेगा नेट, वो फोर्स क्या लिखूंगा सोच के देखना बेटा। मैंने लिखा k × 1 × 1/1 का स्क्वायर, फिर लिखूँ -k × 1 × 2/2 का स्क्वायर, फिर लिखूँ k × 1 × 3/3 का स्क्वायर, फिर लिखूँ k × 1 × 4/4 का स्क्वायर। कहाँ तक जा रहा है ये? इन्फिनिटी तक। लिख के देख, के कॉमन ले ले सब में से, इसको लिख दिया 1/1 माइनस, इसको लिख दिया 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। क्या सो ऑन है? ये कहाँ तक जा रहा है बेटा हमारा? ये जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है? ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। आ गई साहब समझ में अपन को? कोई दिक्कत इसमें? अब सुनना बेटा, अब हमें कहा गया कि साहब ये कहाँ से, इसका सॉल्यूशन कहाँ से करें? ये तो गणित का बच्चा ही बता सकता है बेटा। गणित के बच्चों के लिए ये जो सीरीज होता है, ये किसका सीरीज बनता है सोच के देख। क्या एलएन का सीरीज बनता है ये? अरे किसका बनता है? एलएन 1 + x = होता है x - x/2 x² प्लस x³ 3 -x4/4। क्या ऐसे सोन चलता है इन्फिनिटी तक? x का वैल्यू कितना पुट कर दे बेटा? 1। अगर x का वैल्यू पुट कर देगा 1 तो ये क्या बचेगा? 1 + 1 = 1/1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4। क्या ln2 वैल्यू आया रे इसका? तो बेटा हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा जो फाइनल आंसर आया एफ नेट वो आएगा k × ln2। दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारा आखिरी आंसर आया है इसके लिए कि साहब आप इसको इस तरह से सोल्व कर सकते थे और आपने ये आंसर निकाल लिया। बोल क्लियर हो गई ये कहानी? बेटा यहाँ तक हमने पढ़ा, कोई दिक्कत है किसी को? अब देखो आगे की बात और कर लेते, थोड़ा सा और पढ़ेंगे आगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब सुनिए, ये हमने आज जो पढ़ा है, अभी बेसिक बातें पढ़ी है, कोई बहुत ज़्यादा खास बातें नहीं पढ़ी है, पर ये बेसिक बातें पूरे चैप्टर पे बेस्ड होती है। पूरा चैप्टर इसी का होता है। अभी तो हमारा कूलम्ब्स फोर्स ही हमने ख़त्म नहीं किया है, अभी तो कूलम्ब्स फोर्स पे ही चल रहे हैं हम लोग। तो देख बेटा, थोड़ा एक काम करते हैं, इसको अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं, काफ़ी लंबा क्लास हो जाएगा। हाँ, तो आगे अपन जो पढ़ेंगे इस चैप्टर का अगला पार्ट पढ़ेंगे। तो बेटा अपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के अंदर, और जैसे ही पढ़ाई करते जा रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ अपने नोट्स बनाएं, नोट्स से अपन को अच्छे से फिर पढ़ाई करते रहें। और डीपीपी जो है इस वीडियो लेक्चर के साथ में आप जब चैप्टर एंड हो जाए, चैप्टर एंड वाले दिन इसकी आपको डीपीपी मिल जाएगी, उस डीपीपी को आप सोल्व करें, है ना। अगर नहीं आए अगर सवाल तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 8619449970। ठीक।
ठीक है बेटा, सभी के लिए ये कि सब डाउट आपको ज़रूर पूछना है, सवाल आपको ज़रूर करने हैं। सवाल नहीं करोगे तो इसमें पढ़ने का कोई फ़ायदा हमारा नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो ग्रेविटी फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमेशा आप इसको पढ़ते जाए, हमेशा डेली आप अपने वीडियो लेक्चर देखते जाएं बेटा, डेली के डेली आप इसको पढ़ते जाए। ऐसा नहीं कि आपने आज पढ़ लिया और 10 दिन बाद पढ़ो, रेगुलर पढ़ोगे, क्लासरूम की तरह आपको महसूस होगा। आप इसके अंदर जब भी आपको सवाल डाउट कुछ भी रहे, जो पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई डाउट रहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट या उसका आप मेरे को कॉपी में नोट करके उसका पिक मेरे को भेज सकते हैं। मैं उसका डाउट आपको सॉल्यूशन तुरंत बता दूंगा। ओके, धन्यवाद बेटा।